देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अंधेरी रात, सुनसान पहाड़ों से घिरा रास्ता और ठंडे सुहावने मौसम में हल्की आवाज में गाना सुनने के साथ सफर करने का मजा कुछ अलग ही होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सफर भारत के सबसे गिने चुने हॉन्टेड हाईवे में से किसी एक पर हो। आज की कहानी रोहन और उसके 4 दोस्तों के साथ बीते एक सच्ची डरावनी कहानी पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है जब मौत कर रही हो इंतजार। दरअसल साल 2017 के दिसंबर महीने की बात है ये। रोहन अपने दोस्त केशव, मुकुंद और गोकुल के साथ राजस्थान के नेशनल हाईवे 79 पर थे, जो कि डुड्डी गांव के बिल्कुल करीब था। वो चारों आज की रात इस हरकत के कारण किस अंजाम से गुजरने वाले थे, वो इससे अभी बेखबर थे। दरअसल गोकुल डिंबा गांव का था, जो राजस्थान के बिकनोई जिले में पड़ता है। इसके 3 दोस्त इसी गांव में घूमने आए थे और अब सब वापस अपने शहर निकल रहे थे, जहां वो एक साथ रहते थे। इन्होंने यहाँ के आसपास के इलाकों के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना था कि ये पूरा जिला बेहद ही भयानक किस्सों से भरा है और अब वो सभी जिस हाईवे को पकड़ने वाले थे उसके बारे में तो जितना दहशत बताया जाए उतना ही कम है। खैर वो चारों बस कुछ ही मिनटों में मौत के हाईवे पर उतरने वाले थे, जहां मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गोकुल को अच्छी तरह से पता था कि ये NH79 भानगढ़ से कम डरावना नहीं है और रात के समय तो यहाँ के बहुत से लोगों का बस इसका नाम सुनकर ही सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन सिर्फ गोकुल ही ये सब जानता था और वो उन्हें रोक भी रहा था। लेकिन कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आगे कुछ ही मिनटों में वो सभी उस भयानक हाईवे पर उतर गए और गाड़ी भी अपनी तेज रफ्तार में थी। गोकुल बार बार उन्हें गाड़ी को वापस मोड़कर किसी और रास्ते से चलने को कह रहा था, लेकिन सब उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। रात धीरे धीरे और घनी होती जा रही थी। आज आसमान से चांद भी गायब था। रात के उन कोहरे अंधेरे में रोहन गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी को एक तेज टक्कर लगी और एक जोर की आवाज आई। गाड़ी बंद पड़ गई और साथ ही सबकी हंसी भी। सभी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगे। हो सकता है कोई पत्थर टकराया हो। इसी उलझन में वो लोग पड़े रहे कि तभी वहीं उन्हें एक बिल्ली की लाश पड़ी दिखी। तभी गोकुल चीखते हुए बोला, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। तभी रोहन ने कहा, अब इस बिल्ली के नसीब में मौत लिखा था तो भला अब क्या कर सकते हैं। तभी रोहन ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी शुरू भी हो गई और एक बार फिर चारों अपने सफर को कंटिन्यू करने लगे। रात के ठीक 12 बज रहे थे और रास्ता काफी लंबा और सुनसान भी था। शायद एक उन्हीं चारों की गाड़ी थी जो इतने रफ्तार के साथ उस हॉन्टेड हाईवे पर दौड़े जा रही थी। लगभग 1 घंटे तक कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब तो असली खेल शुरू होना था। 1 बजने में 5 मिनट का समय था। रोहन हल्का बियर पीकर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। बाकी सब गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच एक जोरदार ब्रेक के साथ सबकी आंख खुली। तभी मुकुंद ने कहा, अरे रोहन, चढ़ गई है क्या तुझे। तभी रोहन ने कहा, तुम लोगों को सामने सफ़ेद साड़ी में खड़ी कोई औरत दिखाई पड़ रही है क्या। तभी गोकुल ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तू कहीं उसे लिफ्ट देने की तो नहीं सोच रहा है। तभी रोहन ने कहा, तो इसमें हर्ज क्या है, आधी रात को किसी की मदद करना कोई गलत बात है क्या। तभी गोकुल बार बार मना करता है कि वो औरत नहीं है, क्योंकि रात के समय इंसान तो क्या परिंदा भी इस हाईवे से गुजरने की हिमाकत नहीं कर सकता। रोहन और उसके 3 दोस्तों के सामने बेचारे गोकुल की कहाँ चलने वाली थी। रोहन गाड़ी को उस औरत के एकदम करीब ले गया और उससे पूछने लगा, सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी वो औरत एकदम शांत खड़ी रही और कोई जवाब नहीं दिया। इसके तुरंत बाद रोहन ने दोबारा यही सवाल पूछा। उस औरत ने एक तिरछी नज़र से रोहन को घूरा और दांतों को कटकटाते हुए बोली, अपना शिकार तलाश रही हूँ। ये सुनकर गाड़ी में बैठे सभी लोग दंग रह गए। रोहन ने कहा, अरे मैडम, मजाक मत करिए। अगर आप चाहो तो हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ सकते हैं। आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। वो औरत बिना कुछ कहे गाड़ी के पिछले वाली सीट पर बैठ गई। वो एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें 8 सीटें थीं और वो औरत सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। इधर गोकुल मन ही मन बहुत ही ज़्यादा घबराया जा रहा था और साथ ही अब तो वो औरत ठीक उसके पीछे ही बैठी थी। उस औरत के गाड़ी में दाखिल होने के बाद से पूरी गाड़ी में एक अजीब तरह की गंध सी फैल गई और ढोल नगाड़े की आवाज़ें भी अब सुनाई दे रही थी, जैसा बिल्कुल किसी के मातम में सुनाई पड़ता है। इतने में उस औरत ने एक मर्दाना आवाज़ में पूछा,
तुम में से सबसे जवान कौन है? सब खामोश रहे, लेकिन केशव के अंदर का वो कमीनापन एकदम से झलक गया और उसने किसी और मकसद से कह दिया, मैं हूँ मैडम, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसके 2 से ढाई मिनट बाद बड़े डरे सहमी नज़रों से गोकुल गाड़ी के पिछली सीट पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो एकदम से चिल्ला उठता है, रोहन, रोहन गाड़ी रोक। तभी रोहन ने एकदम से गाड़ी रोक दी और सब गोकुल से उसके घबराहट का कारण पूछते हैं। गोकुल डरते हुए कहने लगा, ज़रा पीछे देखो, वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी रोहन और गाड़ी में मौजूद सभी यही सोचने लगे कि रोहन ने रास्ते में गाड़ी को कहीं रोका नहीं और न ही गाड़ी में मौजूद किसी ने भी उस औरत को गाड़ी से उतरते देखा। तो फिर भला ये औरत गई तो गई कहाँ? ये खौफ का पहला सिग्नल था, पर उन बेवकूफ़ों ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। खैर रोहन ने गाड़ी बढ़ाई और कुछ दूर आगे चलने पर मुकुंद बोला, रोहन सुनना, गाड़ी ज़रा साइड में रोक, मैं 2 मिनट में टॉयलेट करके आया। सब दंग रह गए और बोले, रास्ता ठीक नहीं है और आधी रात जैसा खतरनाक पैर है, ऐसे में इस तरह गाड़ी से उतरना ठीक नहीं होगा। लेकिन मुकुंद कहाँ किसी की सुनता। वो उन्हें 2 मिनट का वादा देकर वहीं सड़क के बगल वाली झाड़ियों में चला गया। अब इंतजार करते करते एक लंबा समय बीत गया, लेकिन मुकुंद नहीं लौटा। काफ़ी समय तक वो लोग मुकुंद का इंतजार करते रहे। फिर कुछ देर और बीत गया। वो लोग मुकुंद को फ़ोन करने ही वाले थे कि तभी मुकुंद उन्हें सामने से आता दिखा। मुकुंद गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके देर से आने के कारण जब दूसरों ने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप बैठा रहा। जो ग्रुप कुछ समय पहले भूतों का मजाक बना रहा था, अब वो एकदम खामोश बैठे भगवान को याद कर रहे थे। तभी गोकुल ने एकदम से खामोशी तोड़ी और कहा, 1 मिनट मुकुंद, तूने आज निकलने से पहले नाइट सूट पहना था ना? फिर अभी अचानक तूने कपड़े कब बदल लिए, जो तू अभी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में दिखाई पड़ रहा है? मुकुंद इस बार भी बस खामोश होकर सामने की तरफ घूरता रहा। इतना बड़बड़ करने वाला शख्स इतना खामोश हो तो कोई भी माहौल पर शक करने लग जाए। अब गाड़ी के अंदर के माहौल में भी खौफ साफ साफ झलक रहा था। गाड़ी अभी एवरेज रफ्तार में ही थी कि तभी रोहन की नज़रें उसकी गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी और फिर जो रोहन ने देखा उसके बाद उसे एक तेज झटका लगा। उसने देखा ठीक वही औरत जिसे उसने थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो किसी मेंढक की तरफ फुदकती हुई गाड़ी का पीछा कर रही थी। रोहन गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में भगाया जा रहा था, इतना कि दुर्घटना होने का पूरा चांस था। कुछ देर तक सिलसिला इसी तरह चलता रहा। खैर खुशकिस्मती से उस औरत ने गाड़ी का पीछा करना छोड़ दिया। फिर थोड़ा आगे जाकर रोहन ने गाड़ी को रोक दिया और कहा, दोस्तों मुझे लगता है वाकई हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। गोकुल गुस्से में बोला, कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, और अब बस राम नाम जपो क्योंकि मरना तय है। तभी रोहन ने बोला, गोकुल तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या राज है इस हाईवे का जो इसे इतना हॉन्टेड बताता है? तभी गोकुल ने कहा, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस हाईवे पर किन्नरों की आत्मा भटकती है, जो शाम ढलने के बाद आधे मर्द और आधे औरत बन जाते हैं। वो किसी को भी अकेला तलाशते हैं और जब वो एकदम से उनके चपेट में आ जाते हैं तब उसे मौत के घाट उतार कर उसकी आत्मा को अपने मंडली के साथ शामिल कर लेते हैं, जो कई बार अखबारों की सुर्खियां भी बना है। केशव अब पूरी तरह से घबरा गया और अपना होश खो बैठा। वो हकलाते हुए बोला, चाहे जो भी हो जाए, अब हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। मैं यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाता हूँ, अब वही हमें यहाँ से सही सलामत लेकर जा सकते हैं। तभी गोकुल ने कहा, नहीं वो भी नहीं, यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं आता है, ये भी बिल्कुल भानगढ़ जैसा ही है। लेकिन केशव का डर उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। केशव ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी और उसने फ़ोन लगाया। किसी ने फ़ोन उठाया तो था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ की आवाज़ सामने वाले को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। इतने में केशव गाड़ी से बाहर निकल गया कि बाहर शायद उसे नेटवर्क मिल जाए। गोकुल और रोहन उसे बाहर निकलने से मना कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नेटवर्क ना मिल पाने की वजह से वो बाहर निकल गया। केशव भी पता नहीं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते कितना लंबा जा चुका था। पीछे देखने पर केशव दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। रोहन और गोकुल दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, जिस वजह से कोई गाड़ी से उतर भी नहीं सकता था। करीब 15 मिनट बाद केशव वापस लौटा। जब रोहन और गोकुल ने उससे पूछा कि क्या बात हुई, तो केशव एकदम खामोश बैठा था और कुछ नहीं बोला। रोहन को उसकी हरकतें अब कुछ भी समझ नहीं आई। ये भी बिल्कुल मुकुंद की तरह ही हरकतें कर रहा था।
आने के बाद एकदम खामोश, और साथ ही इस बार इसके आंखों के नीचे गहरे काले निशान दिखाई पड़ रहे थे। गोकुल उसके बगल में ही बैठा था, तो गोकुल अपने डर को ठीक तरह से बयां भी नहीं कर पा रहा था। अब उस गाड़ी का माहौल एकदम सन्नाटे से भरा था। रोहन रास्ते पर गाड़ी को भगाए जा रहा था कि तभी गोकुल ने कहा, रोहन अभी मुझे ऐसा लगा है जैसे टायर फट गया हो, गाड़ी रोक, कहीं दुर्घटना हो गई तो किसी को हमारा ठिकाना भी नहीं मिलेगा। रोहन ने गाड़ी रोकी और गोकुल को टायर अच्छी तरह से ठीक करना आता था। वो उतरकर गाड़ी का टायर वगैरह चेंज करने लगा और आखिर में लौटते वक्त वो दूर झाड़ियों में हाथ मुंह धोने चला गया। रोहन अब अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था। गोकुल भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो भी आने में बहुत देर करता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी गोकुल नहीं लौटता है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी रोहन गाड़ी को भगाने लगता है और गोकुल को उस हाईवे पर ही अकेला छोड़ देता है। अब शायद 20-25 मिनट की लगातार ड्राइव से हाईवे ख़त्म होने वाला था। रोहन मन ही मन थोड़ा खुश था कि तभी उसकी नज़र गाड़ी में ऊपर लगे कांच पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि गोकुल सिर झुकाए धीरे धीरे हंस रहा है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि गोकुल आखिर कब गाड़ी में चढ़ा और उसको अकेला छोड़कर भागने का अंजाम अब क्या होगा। यही सोचकर रोहन मन ही मन डर से पागल हो रहा था। लेकिन गोकुल बस हल्का हल्का बड़बड़ाए जा रहा था। उसने रोहन को कुछ नहीं बोला। इतने में मुकुंद, जो कि नींद में था, वो जागते हुए बोला, अरे रोहन, तू अब तक जिंदा है? रोहन एकदम सुन्न पड़ गया और बोला, जिंदा है क्या मतलब है? सब चारों के चारों तो जिंदे ही हैं। तभी मुकुंद बोला, ये तेरी गलतफहमी है। इस गाड़ी में चारों नहीं, सिर्फ एक ही जिंदा है और वो है तू, जो ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा। रोहन को अब गाड़ी में बैठे ये तीनों के तीन इंसान नहीं लग रहे थे। तीनों का शरीर स्वभाव और आंखों के नीचे पड़ने वाले काले घेरे से साफ साफ समझ आ चुका था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। रोहन चिल्लाते हुए बोला, मुकुंद, ये कैसा बेहुदा मजाक है? मुकुंद बोला, तुझे विश्वास नहीं है तो पीछे पलट कर देख। जैसे ही रोहन पीछे पलटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी रोहन ने देखा पीछे बैठे दोनों शख्स, गोकुल और केशव का सिर धड़ से अलग था और उसी वक्त मुकुंद का भी चेहरा किसी औरत और शरीर मर्द में बदलने लगा और वो दिखने में उस लिफ्ट मांगती हुई औरत जैसा ही दिखने लगा। रोहन को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि अब उसके सारे दोस्त इस हाईवे के प्रेतों का शिकार हो चुके थे। रोहन चलती हुई गाड़ी से हिम्मत करके कूद गया और गाड़ी से लगातार तेज हंसने की आवाजें आने लगी। गाड़ी आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों की लाशें सड़क पर दर्दनाक ढंग से मिली। यहाँ दूसरी तरफ रोहन अकेला ही बच गया और अब वो अपनी मौत को कबूल कर चुका था। तभी उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने पीछे देखा तो वही काली बिल्ली थी जिसको 3 घंटे पहले रोहन ने कुचला था। रोहन ने गौर से देखा तो उसने पाया कि ये बिल्ली अभी भी मरी हुई है। वो जिंदा ना होते हुए भी आवाज़ निकाल रही थी। शायद रोहन घूमकर फिर उसी जगह पर आ गया था जहाँ से उसके और उसके दोस्तों के साथ ये खौफनाक खेल शुरू हुआ था। 3-3:30 बजे का समय हो रहा था। तभी रोहन को अपने पीछे से पायल चूड़े और फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। रोहन ने पीछे पलटा तो वो मोम के पुतले जैसा जम चुका था। उसने देखा किन्नरों की एक टोली धीरे धीरे उस रास्ते पर उसके करीब बढ़ रही है। एक के हाथों में कैंची तो दूसरे के हाथ में भरमाला और तो और किसी के हाथ में चूड़ियाँ भी थीं। उसी टोली में रोहन को उसके तीनों दोस्त भी दिखे जो अब किन्नर बन चुके थे। वो लोग रोहन के अब एकदम करीब आ चुके थे। रोहन और उसके मौत के बीच बस चंद फासलों का फर्क था। वो रोहन का गला पकड़ने ही वाले थे कि उसी समय उस हाईवे पर तेज हलचल हुई। पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस की वैन उसी तरफ बढ़ रही थी। इतने में पता नहीं वो सारे किन्नरों का प्रेत कहाँ पर गायब हो गया। पुलिस वैन रोहन के पास पहुंची। रोहन चलने की हालत में भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ लिया हो। फॉरेस्ट ऑफिसर ने एकदम सही समय पर आकर उसकी जान बचा ली और उसके साथ ही उसे उस हाईवे से सही सलामत ले गए। दोस्तों, रोहन के मुताबिक जब उसके तीनों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले थे तो उसी समय वो मर चुके थे और गाड़ी में बैठने पर वो बिल्कुल एक जिंदा लाश थे और रोहन मुर्दों के साथ इतने समय तक रहा। ये सोचकर आज भी उसका खून जम जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।